नमस्कार दोस्तों, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ये सुदर्शन फाकिर साहब के पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों पे जब हम बात करें तो आज बिल्कुल ये सटीक बैठती हैं। इसी के साथ में अपने मित्र अशोक रावत साहब की गज़ल के कुछ पंक्तियां कहता हूँ। खुद हाकिम और वजीरों की जब लूट घसोट की आदत हो और मुल्क निगाहों और उसकी पुस्तौनी एक रियासत हो, जब ठेकेदारों सेठों के सब घूमते हो पीछे पीछे, जनता की तरफ देखे न कोई मुड़कर भी, ऐसी हालत हो। कमोबेश हमारे देश की आज यही हालत है और यह हालत है तो निश्चित रूप से उस पर सोचना पड़ता है कि आखिर क्या होता है। आज सूरत की अदालत में जो अदालत थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आरपी मोगरा की, उसने जैसा हम आपको पहले ही बता चुके थे वही उसने किया। एक लाइन लिखी, डिसमिस्ड, यानी राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद थे, अब तो डिस्क्वालीफाइड सांसद हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। और हिंदुस्तान में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उन राहुल गांधी को संसद से निष्कासित करने का एक काम किया गया। और वो काम करने के बाद में जिस तरीके से किया गया उसमें वो अपील में गए थे और सीजेएम की कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ जो अपील में गए थे उसमें मोगरा साहब ने जो फैसला दिया वो था डिसमिस्ड। जैसे वहां था डिस्क्वालीफाइड, वैसे यहां डिसमिस्ड। तो शायद इस शब्द से बड़ा प्यार है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। ये आरपी मोगरा जो है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, सबको पता था कि ये जजमेंट क्या आएगा। आरपी मोगरा साहब एक समय में जो तुलसीदास फर्जी इनकाउंटर केस था, उस केस में तुलसीराम, उस केस में ये वकील थे अमित शाह के। हाँ, वही अमित शाह जो इस समय देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह लिए, जेल भी रह लिए और भी बहुत कुछ है, तड़ी पार भी रह लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो ये वही उनके वकील, ये जज बने किस तरीके से पीसीएसजे से और किस तरीके से कैसे कैसे वो प्रमोट हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो ये है। और इसके पहले जिस अदालत ने सजा सुनाई थी उस सीजेएम को भी प्रमोट करके किस तरीके से 1.5 महीना पहले लाया गया था और लाने के बाद में उन्हें सेट पैटर्न पे उन्होंने फैसला सुना दिया और सब कुछ तो हमारे सामने है। तो मोगरा ने ऐसा क्यों किया? एक भी किसी भी तरह की रियायत नहीं दी और जिन केसेस को कोर्ट किया सजा देने के लिए, उनमें से एक भी केस मानहानि से जुड़ा नहीं। एक हत्या के केस को कोर्ट कर रहे हैं, एक करप्शन के केस को कोर्ट कर रहे हैं, एक और केस को कोर्ट कर रहे हैं, यानी आपके पास में मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने की एक भी नजीर पेश करने के लिए नहीं। यह बताता है कि कैसे जजमेंट पहले से तैयार होकर के आ जाते हैं, सिर्फ अदालत में बैठ के सुना दिया जाता है। तो साहब ये है, इतने ज़्यादा लीपोल है कि इस पर आप सुनेंगे किस तरीके से। उन्होंने चाहे जिस तरीके से कहा कि 12 करोड़ मोदी, तो आप सोचिए 12 करोड़ मोदी बता रहे हैं, समुदाय बता रहे हैं, जबकि वो समुदाय है ही नहीं। समुदाय तो ओबीसी होता है और मोदी 99% मोदी जो है वो बनिया होते हैं या पारसी होते हैं या मुसलमान होते हैं और कुछ पिछड़े भी होते हैं। जो पिछड़े होते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सेट करने की कोशिश की, और जब सेट करने की कोशिश की तो सवाल तो उठना लाजमी है। जिस तरीके से हुआ, आपको याद होगा ये घटना है कोलार की, जो क्षेत्राधिकार में नहीं आता गुजरात के, वो कोलार जो कर्नाटक में है, जहां इस समय चुनाव चल रहा है, बेंगलोर। और वहां पर राहुल गांधी ने कहा, एक सवाल किया था, और जो सवाल किया था ये उन्होंने जो शब्द कहे थे वो सुनिए। एक छोटा सा सवाल है
इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं, और उनमें उन्होंने नाम लिया था नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। तो साहब उन्होंने सारे मोदी नहीं कहा था जो प्रचारित किया जा रहा है, उन्होंने कहा था इन सब चोरों के, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। आप समझ सकते। तो उन्होंने, इन तीनों ने तो मुकदमा नहीं किया जिन्हें अधिकार था, और सारे मोदी उन्होंने नहीं कहा था, इन सब चोरों, यानी इन्हीं में से। इससे आप समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से उसे किया गया, पहली बात क्षेत्राधिकार नहीं, दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये क्वेश्चन था कि कैसे हैं। ये नहीं कहा था कि ये हैं, तो ये बात है। लेकिन ठीक है, जब अदालत सुनने को ही न तैयार हो, फिर वही बात आ जाती है कि सुदर्शन फाके साहब का हो क्या, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। हो ही नहीं सकता था। फैसला तो उसी दिन लिखा जा चुका था जब उन्हें वहां अपील में जाना। राहुल गांधी को अगले ही दिन, जिस तरीके से जजमेंट जब आया था, अगले ही दिन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सुबह सुबह। भाई गुजरात में फैसला हुआ, फैसला होने के बाद में आएगा, आपके यहां जमा होगा, आप उसमें साम्यक विचार करेंगे, और साम्यक विचार के बाद में तो आपको जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्हें तो खुद गुजराती नहीं आती, तो वो कैसे कर दिए। उसे ट्रांसलेट होगा, सब कुछ होगा, टाइम लगेगा, उसे सर्टिफाई होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जब फैसला पहले ही लिख लिया गया हो तो जरूरत किस बात की। फैसला तो कहीं और से लिख के आ रहा है। तो मिस्टर मोगरा ने जो केस को खारिज किया, उसमें एक भी मानहानि के मामले को कोर्ट नहीं कर सके, और जिनको उन्होंने अंडरलाइन किया, कोर्ट किया, वो सारे दूसरे केसेस थे। तो साहब उन सब, ना तो राहुल गांधी ने मर्डर किया, ना राहुल गांधी ने करप्शन किया, ना कोई ये किया। तो इस तरह का जब कोई केस ही नहीं है तो आप कहना क्या चाहते हैं। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, और सवाल उठना भी चाहिए। तो उसको लेकर के जिस तरीके की टिप्पणी की, जिस तरीके से स्थितियां हैं, खारिज आप कर रहे हैं, तो सत्र न्यायाधीश में, जैसे रॉबिन मोगरा ने जो 13 अप्रैल को राहुल गांधी की शिकायत पे और सारी चीज़ पे सुनवाई का जो सुरक्षित रखा था, आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे, क्योंकि उसमें फैसला तो कहीं और से आना बन के आ गया। तो यह स्थिति होती है, और हालांकि राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़ा बेहतर ढंग से कहती है, जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो देश के एक बड़े टॉप एडवोकेट्स में हैं, तो उनका जो मानना है, और वो जो बार बार कहते हैं, वो अपने आप में विषय है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, और वो राहुल गांधी को जानते नहीं है, इसका मतलब वो कांग्रेस को नहीं समझते, वो डरने वाली पार्टी नहीं, वो जेल बिता लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको लेके बड़ा बेहतरीन तरीके से इस बात को कहा। आज निर्णय आया है जो सेशंस कोर्ट का, वो कानूनी रूप से गलत है, उसको जल्द से जल्द चुनौती दी जाएगी। बहुत उसमें गंभीर रूप के और बड़े स्पष्ट कानूनी गलतियां हैं। अलग अलग हिस्सों पे उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का जिक्र है, और अंडरलाइनिंग है उन पक्षों की, उन पहलुओं की जो सीधा बताते हैं कि वो केस में क्यों मना किया गया कन्विक्शन का आंतरिक स्टे देना, और किस प्रकार से वो केस राहुल गांधी जी के केस से बिल्कुल 100% भिन्न है। उदाहरण के तौर पे नवजोत सिद्धू का केस साइट किया गया है। सब जानते हैं कि एक मर्डर अभियुक्त की हैसियत से, खून की अभियुक्त की हैसियत के बावजूद उनको स्टे दिया गया। उस केस को अंडरलाइन किया गया है साइट करके। दूसरा केस किया गया है जहां लिखा है कि अगर अभियुक्त भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आसानी से आंतरिक स्टे नहीं देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं श्री राहुल गांधी के एक ऐसे केस की जो मानहानि का है। दूसरा, उस निर्णय में कई जगह ये जिक्र है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई है, और उनके साथ 13 करोड़ अन्य मोदी सरनेम उपनाम वाले व्यक्तियों की हुई है। जो इसका पहला हिस्सा है उससे साफ जाहिर है कि माननीय न्यायाधीश ये भूल गए इस बात को कि
प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें याचक कंप्लेनेंट नहीं है, लेकिन बार बार उनका जिक्र है। क्या वो बाद में 13 करोड़ मोदी इसमें लोकस रखते हैं कि नहीं, वो निर्णय बाद में होगा, लेकिन ये बार बार जिक्र श्री मोदी जी का गलत है। मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी की आवाज़ इतनी आसानी से रोकी नहीं जा सकती। श्री राहुल गांधी को आप कभी धमकाते हैं, कभी प्रिविलेज नोटिस देते हैं, कभी संसद में नहीं बोलने देते हैं, उसको अवरुद्ध करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी की हैसियत से। ये सब उनकी बड़ी स्पष्ट निर्भीक रूप से बोलने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। वो जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे और ये द्योतक है मोदी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की बौखलाहट, घबराहट और भय का। और यही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं हम उनमें अपने अधिकार का, क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ओबीसी के अपमान की बात कर रहे हैं, इसका असर तो उल्टा ही हो रहा है ही नहीं। तो यह स्थिति है। और सूरत की सेशन कोर्ट ने जिस तरीके से उसको किया वो अपने आप में अवैध है। तो इससे आप समझ सकते क्यों ये हो, क्यों इस पर इतना कुछ हो रहा है। उसकी वजह साफ है कि कोई यह न पूछे कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए किसके, ये कहां से आए, क्या है इसका खेल। तो अडानी जो है कैसे पहुंच गए यहां और कैसे कैसे उनका सब बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेके एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर आज हिंदुस्तान की सरकार एक आदमी के साथ खड़ी है और एक आदमी का पूरा विकास कर रही है। ये देखिए 2014 से पहले का अडानी जी का बिजनेस का नक्शा। बिजनेस बढ़ना अच्छी बात है, मगर यहाँ बिजनेस बढ़ा नहीं है, यहाँ तो जादू हुआ है। इलेक्ट्रिकल, सोलर, विंड, माइन, डिफेंस, ड्रोन्स, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, पावर स्टेशन, सीमेंट, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह अडानी अडानी अडानी। प्रधानमंत्री जी, मैं फिर से पूछता हूँ, हिंदुस्तान की पूरी संपत्ति, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हवाले क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है और ये कौन करवा रहा है? ये सवाल हिंदुस्तान का हर युवा, हर नागरिक पूछ रहा है। जवाब तो दीजिए प्रधानमंत्री। एक सवाल इसको लेकर के, जिस तरीके से लूट मची हुई है, किसानों से लूट मची हुई है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर जीएसटी लाद दी गई है। कभी भी कांग्रेस के समय में किसानी पर कभी कोई कर नहीं लगता था। अब फर्टिलाइजर पर भी कर लग रहा है, जीएसटी लग रही है, पेस्टिसाइड पर भी जीएसटी लग रही है, ट्रैक्टर पार्ट्स पर भी जीएसटी लग रही है, हल और दूसरी चीजें आप लेंगे उन पर भी जीएसटी लग रही है। तो जहां कहते थे आय दोगुनी करेंगे, वहीं आपकी आय छीन ली, आपकी जेब से पैसे निकाल लिए हैं। इसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो बड़े बेहतर तरीके से बताते हैं। आज पूरे देश में कृषि और कृषक, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स संकट में हैं, दे आर इन डिस्ट्रेस। जो इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने एक सपना दिखाया था, एक वायदा किया था कि 2022 तक हम कृषि की आमदनी डबल कर देंगे। तो आमदनी तो डबल नहीं हुई किसान की, बल्कि कर्जा कई गुना बढ़ गया। जो 2014 में, आई विल बी गिविंग यू डिटेल्स, ये आज इंडेप्टनेस कितनी है और एमएसपी भी नहीं मिल रही है। डिस्ट्रेस सेल में किसान को जाना पड़ रहा है हर एक उसमें। आई विल बी टॉकिंग टू ऑन ईच सब्जेक्ट। आपके इसमें जो एक फ्लैग शिप इनका था प्रोग्राम, प्रधानमंत्री बीमा योजना, वो इट इज प्रूव टू बी अटर फेलियर। वो किसान के हक में ना होकर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स के लिए एक प्रॉफिट मेकिंग धंधा बन गया। तो उसका भी मैं बताऊंगा। फिर आपका जो मनरेगा है, मनरेगा का भी अलॉटमेंट इन्होंने कम किया है। इसी प्रकार से जो किसान को सबसे मार पड़ती है वो चेंज ऑफ क्लाइमेट से पड़ती है। और जैसे अनसीजनल बारिश हुई है, इससे पड़ी है, तो चेंज ऑफ क्लाइमेट्स की आगे भी पड़ेगी। तो उसको
उसके लिए गवर्नमेंट को नीति बनानी चाहिए। वो अभी उस तरफ हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। एमएसपी के जो लीगल बनाने की गारंटी की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो उसे खत्म ही करने की पूरी कर ली। सब्सिडी घटा दी गई है और बहुत सारी चीजें। तो जिस तरीके से एक तरफ तो कह रहे हैं आपको जीएसटी और बड़ी कमाई हो रही सरकार की, और दूसरी तरफ आप हक छीन रहे हैं किसानों का, उन सारे लोगों का जो देश के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, आपके लिए बनाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। और जब इसको समझिए, वहीं दूसरी तरफ भगदड़ मची हुई है कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस आ रहे हैं, और स्थिति यह है वो रुकना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि उस पार्टी में अब दम घुट रहा है और जो हालत है उससे घबराए हुए हैं, परेशान हैं। और ये है, और जब आप ओबीसी के अपमान की बात करते हैं, वो करते हैं, तो उसको लेकर के राहुल गांधी बड़ा अच्छा कहते हैं चलिए यदि ओबीसी का अपमान है तो आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जाति जनगणना कराते, कराइए। आप क्यों हट रहे हैं, आपने उनके लिए किया क्या? 9 साल हो गए, आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? दिल्ली की सरकार में 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के, और वो भी छोटे छोटे काम करने में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए। खोखले शब्द मत दीजिए। आर्थिक ताकत देनी है, राजनीतिक ताकत देनी है, तो सेंसस के डेटा को पब्लिक कीजिए, 50% कैप को हटाइए, और जो दलित और आदिवासी वर्ग है उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। ये अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी असल में इनकी दुखती हुई नस दबा देते हैं। मित्र का साथ, मित्र का विकास, देश का नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, मित्र का साथ, मित्र का विकास। और वो मित्र कौन है? गौतम अडानी। तो गौतम अडानी के लिए मोदी, मोदी के लिए गौतम अडानी, और दोनों मिलकर लूट रहे हैं देश को। जब यह स्थिति हो तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है, और जब इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं, वहां पर राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, सबके दर्द सुन रहे हैं। वहां वो महिलाओं से मिले और वहां सफाई कर्मियों से मिले और उनको सुना, तो पता चला कि कितना शोषण हो रहा है। पैसा उनसे तो लूट करके दिया किसको जा रहा है? चंद पूंजीपतियों को, कमीशन खा रहे हैं। और जिस तरीके से हो रहा है वो अपने आप में चिंताजनक। क्यों नहीं प्रधानमंत्री पुलवामा के मसले पर जवाब देते हैं? उन्हीं के अपने सबसे खास नेता जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने धारा 370, अनुच्छेद 370 हटाया और उसके बाद में सारी चीजें करी, उन्होंने ही तो सवाल उठाया। और जब वो उठा रहे तो आपको जानना पड़ेगा वो सही उठा रहे हैं। और आज भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आज भी कश्मीर में एक जो है हादसा हो गया, सेना के 3 जवान शहीद हो गए। और जिस तरह की आज घटना हुई वो अपने आप में दर्दनाक, लेकिन उसे छिपाया जा रहा है। उस पर कोई बात नहीं कि आखिर सेना के जो वाहन था उसमें आग कैसे लग गई, इतनी भयंकर आग कैसे लग गई जब बारिश हो रही। बारिश में तो आग लगने का कोई मतलब नहीं। तो इस देश में ना कानून रहा है, ना संविधान रहा है, ना कोई चीज रही। और हमने देखा, सरेआम देखा, अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या की गई, जिस तरीके से कातिल सरेआम आते हैं और सब कुछ करते हैं, जंगल राज बना दिया है। और अब देश में भी जंगल राज है। न कहीं कानून का शासन है, न कहीं संविधान का शासन है, न कहीं लोकतंत्र बचा, सिर्फ लूट तंत्र है, हत्या तंत्र है और मोदी मित्र तंत्र। और जब यह तंत्र तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तंत्र में लूटा किसे जाता है? आप किसानों को लूटा गया, उनकी सब्सिडी और खाद और सब कुछ सारी चीज़ों में। विद्यार्थियों को लूटा जा रहा है, स्टूडेंट्स को उनका भविष्य लूटा जा रहा है, महंगी पढ़ाई, और फिर उसके बाद नौकरी नहीं, काम नहीं, सब कुछ। गरीबों को लूटा जा रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स उनसे वसूला जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं चल पाता क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो हर तरीके से जो ये हो रहा है यह दुखद है और यह नहीं है। लेकिन इसको समझना किसे? हमें नहीं समझना, मुझे तो पता है,
मोदी को भी नहीं समझना है, उन्हें तो पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। और कांग्रेस को भी नहीं समझना है, वो तो लड़ रही है। समझना तो आपको, क्योंकि लूट आप रहे हैं, बर्बाद आप हो रहे हैं, सब कुछ जा आपका रहा है, और नफरत आपके यहां पनप रही है। और जब हिंसा होती है तो मरते आपके हैं, और फिर हत्यारे कौन बनते हैं? आपके घर के बच्चे। मेरे घर के नहीं बनते, मोदी के घर के नहीं बनते, किसी और पार्टी के घर के नहीं बनते, वो बनते हैं आपके घर के बच्चे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहां जा रहा है देश, और आपका भविष्य क्या है, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, आपकी बेटियों के का भविष्य क्या है। क्या आप बलात्कारी राज्य में रहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, वहां बलात्कार बड़ी सामान्य बात हो गई। उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो जाता है, 2 घंटे से कम नहीं। अब आप समझ सकते कि कौन सा महान राज्य है। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।